दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के तीसरे भाग में स्वागत है। इस कहानी के पहले और दूसरे भाग को पढ़ने के लिए प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लें, मैंने लिंक दे दिया है। चलिए अब तीसरा चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें फ्रेंड्स, ताकि जब भी न्यू पार्ट अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। पाखी ने अब अंजलि की जगह दूसरी लड़की को अपॉइंट कर लिया था, जिसका नाम शिखा था। वो सालों से उसकी कंपनी में काम कर रही थी। पाखी ने इस बार उसके बारे में पूरी छानबीन कर ली थी और गांव बुला लिया। शिखा के आते ही पाखी ने शिखा को देखा और बोली, मुझे मेरे दादू की तिरवी में कोई कमी नहीं चाहिए। शिखा ने अपना सिर झुका लिया और हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद 2 दिन तक कब तैयारियों में निकल गए, किसी को पता ही नहीं चला। इसी बीच गंधर्व भी अमेरिका से लौट आया था। वो अपने घर ना जाकर डायरेक्ट पाखी के गांव आ गया था। वो घर के बाहर झाड़ी के पीछे छुपकर पाखी को गार्डन में काम करते हुए देख रहा था। वो गांव वालों को भोजन करवाने में व्यस्त थी। वहीं गंधर्व झाड़ी के पीछे खड़ा पाखी को ही हाथ बांधे देख रहा था। दीपक जो सुबह से यहाँ पे खड़ा था, वो परेशान हो चुका था। उसने गंधर्व के कंधे पे हाथ रखा और बोला, सुबह से शाम हो गई है, कब तक यहाँ पर खड़े रहना है? अब हमें चलना चाहिए। तुम कैसे 29 साल की उम्र में कॉलेज बॉय जैसा बिहेव कर रहे हो? गंधर्व ने एक नज़र दीपक को देखा और बिना किसी भाव के कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। दीपक ने गहरी सांस ली और बोला, गंधर्व ये गलत है, वो शादीशुदा है। गंधर्व ने कहा, मैं यही तो देखना चाहता हूँ कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में मेरी वजह से कोई परेशानी तो नहीं आई। दीपक कुछ कहना चाहता था, पर गंधर्व ने उसे रुकने का इशारा कर दिया और खुद पाखी की तरफ देखने लगा। पाखी सब काम करवा रही थी। तभी शोभित आया और झटके से उसने पाखी को अपनी तरफ घुमा लिया। पहले पाखी ने घूर कर शोभित को देखा, पर तुरंत ही अपने चेहरे के भाव बदल उसने मुस्कुराकर शोभित के गाल पे हाथ रखकर बोला, क्या हुआ मेरी जान, कुछ चाहिए? आपको इन लोगों ने खाना नहीं दिया या फिर कोई और ज़रूरत नहीं पूरी की? शोभित ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम करना क्या चाहती हो? तुमने अंजलि को सेक्रेटरी की पोस्ट से निकाल कर सर्वे मैनेजर की पोस्ट पर क्यों कर दिया? पाखी उसके करीब आई और बोली, वो बहुत ज़्यादा काबिल है ना। मेरी ब्रांच में जाकर सब कुछ पता कर तुम्हें बताती रहेगी। और साथ ही कोई उसे भी दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर पसंद आ गया तो क्या पता उसे भी अपने जाल में फंसा कर और भी जल्दी अमीर बन जाओ तुम दोनों, फिर आराम से ज़िंदगी गुजारना। इतना बोल पाखी के चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने शोभित को अपनी उंगली की मदद से पीछे की तरफ हल्का सा पुश किया और वहाँ से मुस्कुराते हुए सबके पास चली गई। शोभित उसे देखकर नकली मुस्कुराहट मुस्कुराने लगा, पर उसके चेहरे पे गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इधर दीपक ने उन दोनों को ऐसे देखकर कहा, गंधर्व, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आती? वो किसी और की बीवी है, दूर रहो उससे। दीपक को जहाँ प्यार दिख रहा था, वहाँ गंधर्व की आंखें उन दोनों के चेहरे के बदलते भाव छिपे नहीं थे। उसने कहा, मैं गलत जगह पर नहीं हूँ दीपक, तू समझ क्यों नहीं रहा है? हमसे कुछ छूट रहा है। दीपक ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो फिलहाल सिर्फ गुस्सा आ रहा है तुझ पर और इस रोहित पर। वो कैसे तुझे किसी भी लड़की के कमरे में भेज सकता है, और तुम ऐसे कैसे किसी भी लड़की के कमरे में जा सकते हो? और चले भी गए तो क्यों उसे A1 नाइट स्टैंड मानकर भूल क्यों नहीं जाते? एक पागल आशिक की तरह उसे क्यों हर जगह फॉलो कर रहे हो? गंधर्व उसे घूरने लगा तो दीपक ने कहा, मुझे घूरना बंद करो। पाखी को इसके बारे में पता चल गया तो वो इस तरह फॉलो करने के लिए तुम्हारे ऊपर केस कर सकती है। तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, ये कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। गंधर्व के कान में जैसे दीपक का कहा एक भी शब्द जैसे जा ही नहीं रहा था। वो सिर्फ पाखी को ही निहार रहा था। दीपक को अब गुस्सा आ गया था। वो गुस्से से वहाँ से जाने लगा। तभी गंधर्व ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मुझे गांव के लोगों की तरह कपड़े चाहिए। दीपक उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा तो गंधर्व ने कहा, जितना कहा गया है उतना करो। दीपक गुस्से से वहाँ से तुरंत ही चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में गांव के लोगों के कपड़े थे
और साथ ही कुछ दाढ़ी और मूछ भी थी। गंधर्व उसे हैरानी से देखते हुए बोला, सिर्फ एक ही जोड़ी मांगे थे। दीपक ने मुंह बनाकर कहा, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अकेले वहाँ पे जाने दूंगा? ये सुनकर गंधर्व के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। उसने दीपक को साइड से गले लगाया और बोला, दिखता ही ऊपर से कठोर है, वरना दिल तो तेरा ही बहुत नाजुक है। दीपक ने अपनी शर्ट उतार कर कुर्ता पहनते हुए कहा, हाँ, क्योंकि अगर मैं कठोर नहीं बना तो तू खुद को ही दीवानगी में डुबो बैठेगा। गंधर्व उसकी बात पर हंसने लगा। थोड़ी देर बाद ही पाखी के घर की तरफ कुछ लोग जाते हुए दिखे तो गंधर्व दीपक भी उस भीड़ में शामिल हो गए। पाखी ने सबको मुस्कुराकर बैठने का इशारा किया और वहाँ पर काम कर रहे वेटर को सबके लिए खाने का प्रबंध करने को कहा। गंधर्व की नज़र पाखी पे जैसे जम सी गई थी। वो सिर्फ पाखी को ही देख रहा था, जो दूर से खड़ी होकर सबको सब काम परफेक्शन से करने का इशारा कर रही थी। गंधर्व को न चाह कर भी उस रात का पाखी का उसके करीब आना याद आ रहा था। उसके चेहरे पे अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई थी। दीपक ने उसके हाथ पर कोहनी मारते हुए कहा, होश में रहो, ये समय अपना होश खोने का नहीं है। गंधर्व ने मन मार कर पाखी पर से अपनी नज़रें हटाई और दीपक की तरफ देखकर बोला, मुझे सिर्फ एक बार इसको अपने गले लगाना है। दीपक ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? क्या बकवास किए जा रहे हो? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो यहीं पे कुट दिए जाओगे, और अभी तो बॉडीगार्ड भी नहीं है जो बचा लेंगे। गंधर्व ने जिद करते हुए कहा, प्लीज़ सिर्फ एक बार मैं उसे अपने करीब महसूस करना चाहता हूँ। दीपक ने कहा, सिर्फ एक बार करीब से महसूस करके तुम्हारे दिमाग को ऐसी कम तैसी हो रही है, तुम्हारे दिमाग की ऐसी कम तैसी हो रखी है, अब दोबारा जाकर पता नहीं क्या खेल खेलोगे। गंधर्व ने उसे घूर कर देखा तो दीपक ने मुंह बनाकर कहा, अभी फ़िलहाल खाने पे ध्यान दो, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। इतना बोल वो खाने पे टूट पड़ा। भूख तो उसे बहुत तेज़ लगी थी, सुबह से जो ऐसे ही खड़ा था। गंधर्व धीरे धीरे खाना खा रहा था, पर उसकी नज़र सिर्फ पाखी पर ही टिकी हुई थी। दीपक उसे बार बार कोहनी मारकर होश में ला रहा था। उसको यहाँ पर आकर गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था ऐसे कॉलेज रोमांस के बीच में वो दोनों की भूमिका निभा रहा हो। उसका मन अपना सिर दीवार में देने का कर रहा था। पाखी की नज़र भी अब गंधर्व पर चली गई। वो काफ़ी देर से दीपक और गंधर्व के एक्शन को देख रही थी। जब काफ़ी देर उसे ऐसे देखने के बाद पाखी खुद को रोक नहीं पाई तो गंधर्व के पास आकर बोली, आपको कुछ चाहिए क्या? गंधर्व मुस्कुराकर बोला, मुझे आपके हाथ से एक गिलास पानी चाहिए। पाखी को पहले तो ये बहुत अजीब लगा, पर फिर भी उसने वेटर को बुलाया और बोली, इन्हें पानी दीजिए। वेटर पानी लेकर गंधर्व के पास आया तो गंधर्व ने ना में सिर हिला दिया और बोला, मुझे आपके हाथ से पानी चाहिए। पाखी ने वेटर के हाथ से पानी लिया और गंधर्व की तरफ गिलास बढ़ा दिया। गंधर्व ने तुरंत ही उठकर उस पानी को पी लिया। गिलास खाली करने के बाद उसने फिर से गिलास पाखी के आगे कर दिया। पाखी ने एक बार फिर गिलास भर दिया। गंधर्व ने उस गिलास को भी खाली कर पाखी के सामने रख दिया। वो 5 गिलास पी चुका था। ये सब देखकर दीपक के माथे पे पसीना साफ आ रहा था। उसने अपना चेहरा छूकर देखा तो अपनी दाढ़ी मूंछ देखकर उसने चैन की सांस ली। वो खुद से बोला, थैंक गॉड, अभी तो सब सही सलामत है, पर अगर अगर अब यहाँ पर नहीं रुका तो सब कुछ बिगड़ने में टाइम नहीं लगेगा। ये सोचकर उसने गंधर्व के हाथ को पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, वो मैडम, इसे डॉक्टर ने पानी की कमी बताई है, इसीलिए खाने से ज़्यादा पानी पीता है। आप परेशान मत होइए, ये अब खाना खा लेगा। पाखी दीपक की बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, आप लोग पेट भर कर खाना खाइए। गंधर्व भी मुस्कुराकर खाना खाने लगा। वो अब सच में अपना सिर दीवार में मारना चाहता था, पर अभी वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। दीपक ने जल्दी से अपना खाना खाया और गंधर्व को लेकर उठने लगा, पर गंधर्व ने उसका हाथ वापस खींचते हुए कहा, मुझे ये खाना खाना है। दीपक ने उसके कान में गुस्से से कहा, इतना पानी पीने के बाद तुझे लगता है तो ये खाना खा सकता है? गंधर्व ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। दीपक मजबूरी में उसी के पास बैठ गया। गंधर्व ने तिरछी नज़र पाखी को देखा और जल्दी जल्दी खाना खा लिया। पाखी खाना खाने के बाद सबको दक्षिणा दे रही थी। उसने गंधर्व को भी
दक्षिणा दी। एक दिन में लाखों कमाने वाले इंसान के चेहरे पर भी ये देख स्माइल आ गई। उसने उस लिफाफे को प्यार से देखा और मुस्कुराकर अपनी जेब में रख लिया। दीपक ने गंधर्व का हाथ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। गंधर्व वहाँ से जाने लगा, पर अचानक ही उसके पेट में अलग तरह की आवाज़ें आने लगी। उसने दीपक की तरफ देखते हुए कहा, मुझे फ्रेश होना है। दीपक ने मुंह बनाकर कहा, और पी पानी, और फिर उसके बाद खाना भी खाओगे तो ऐसा ही होगा। इतना बोल उसने गंधर्व को खींचते हुए कहा, चलो भी, अब कौन कहेगा तुम इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के मालिक हो। तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है। लोग कहते हैं मालिक अपने एम्प्लॉयज़ की नाक में दम कहते हैं, पर यहाँ पर उल्टा है, एम्प्लॉई की नाक में मालिक ने दम कर रखा है। गंधर्व उसे आँखें छोटे करके देखने लगा। उसने मुंह बनाकर कहा, ठीक है, आज से तुम हमारी शिमला की कंपनी के साथ मंसूरी वाली कंपनी का भी काम देखोगी। अहमदाबाद की कंपनी का काम मैं खुद देख लूँगा। दीपक ने उसे घूर कर देखा और बोला, साफ साफ क्यों नहीं कहता, मुझे यहाँ से दूर रखना चाहता है ताकि तू अपनी पाखी के आगे पीछे आवारागर्दी करता फिरे। गंधर्व ने अपना पेट पकड़कर कहा, इस बात के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले मुझे बाथरूम जाना है। दीपक की नज़र चारों तरफ देखने लगी, फिर उसकी नज़र पाखी की तरफ चली गई। वो मुस्कुराकर पाखी के पास आया और बोला, वो मेरे दोस्त की तबीयत ख़राब हो चुकी है, तो क्या यहाँ पर कहीं वॉशरूम होगा। पाखी ने एक नज़र पेट पकड़े हुए गंधर्व को देखने लगी, फिर उसने हाँ में सिर हिला दिया और उसे एक तरफ जाने का इशारा कर दिया। दीपक गंधर्व को लेकर सर्वेंट के लिए बनाए गए टॉयलेट की तरफ बढ़ गया। गंधर्व ने वॉशरूम में जाते हुए कहा, तुझे कुछ अजीब नहीं लगा। दीपक चिढ़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर, मुझे सब कुछ अजीब ही लग रहा है, और सबसे ज़्यादा तो तू। गंधर्व ने उसे घूरा और बोला, पाखी का पति कहीं नहीं, पाखी सब कुछ अकेले संभाल रही है। क्यों। दीपक ने उसे वॉशरूम के अंदर जाने का इशारा करके कहा, जब उतने लोग हैं तो उसे कुछ करने की क्या ज़रूरत है, तू जा अंदर और जल्दी आ। गंधर्व मुंह बनाकर अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसकी नाक में से अजीब स्मेल आने लगी। वहाँ पर काफ़ी गंदी स्मेल आ रही थी, फिर भी गंधर्व को अपने पेट को आराम देना था, इसीलिए वो वॉशरूम चला गया। वो थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर आया तो उसके चेहरे पे स्माइल थी। दीपक बाहर खड़ा उससे घूर रहा था कि गंधर्व ने उस पर से अपनी निगाहें हटा ली और बोला, पाखी कहाँ है। दीपक ने गुस्से से कहा, मैं उसका कोई बॉडीगार्ड नहीं हूँ जो मुझे उसके बारे में पूरी खबर रखूँ। गंधर्व ने मुंह बनाकर कहा, मैं तेरा बॉस हूँ, तू मेरा बॉस नहीं जो मुझसे ऐसी बात कर रहा है। दीपक ने भी चिढ़ते हुए कहा, इस समय मैं कोई बॉस एम्प्लॉय नहीं हूँ, इस समय तेरा बहुत पुराना दोस्त हूँ जो हर काम में बचपन में तेरी मदद किया करता था। ये सुनते ही पुरानी बात को याद कर गंधर्व के चेहरे पे स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे याद है तू कैसे मेरी हर उल्टी सीधी हरकत में मदद किया करता था। तभी गंधर्व अपने बचपन की यादों में खो गया, पर कुछ अच्छी यादों के बाद उसके चेहरे पे कुछ दर्द भरी यादों की याद आ गई। दीपक ने उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला, ज़रूरी नहीं हमेशा अच्छी यादों के साथ कड़वी यादें भी याद की जाएं। उसकी बात सुनकर गंधर्व मुस्कुरा दिया। तभी उसकी नज़र अपने कमरे में जाती पाखी पे चली गई। गंधर्व ने दीपक को वहीं पर रुकने का इशारा किया और पाखी के पीछे चला गया। दीपक उसे रोकना चाहता था, पर गंधर्व ने उसकी एक ना सुनी और उसके कमरे में चला गया। शाम हो चुकी थी। पाखी बिना लाइट जलाए अपने कमरे में आंखें बंद करके लेट गई। गंधर्व दबे कदमों से पाखी की तरफ बढ़ने लगा। उसने पाखी को आंखें बंद किए हुए लेटे देखा तो मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराते हुए पाखी के बेड की तरफ बढ़ने लगा। पाखी को जैसे ही कुछ होने का एहसास हुआ वो अपनी आंखें खोलने लगी, पर अंधेरा होने की वजह से वो किसी को देख नहीं पा रही थी। पाखी ने लाइट जलाने की कोशिश की, पर गंधर्व ने उसके हाथ को पकड़ लिया और अपनी आवाज़ को बदलते हुए बोला, बस आपको एक बार अपने करीब महसूस करना चाहता हूँ, यकीन मानो मैं कोई गलत हरकत नहीं करूँगा। पाखी एकदम से जम गई, क्योंकि उसे गंधर्व के पास से जानी पहचानी सी खुशबू आ रही थी। गंधर्व ने पाखी को अंधेरे में उठकर बैठा दिया और खुद उसको गले से लगा लिया। उसकी गरम गरम सांसें पाखी के गर्दन को छू रही थी, जिससे ना चाह कर भी पाखी को बेचैनी हो रही थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर जैसे उसके मुंह से आवाज़ ही गायब हो गई थी। गंधर्व ने पाखी के कान के पास किस किया और बोला,
आई मिस यू पाखी। पाखी को आज पहली बार अपना नाम बहुत खूबसूरत लगा। उसको गंधर्व का छूना जाना पहचाना सा लग रहा था। उसके हाथों ने चाह कर भी गंधर्व को गले से उसके हाथों ने ना चाह कर भी गंधर्व को गले से लगा लिया और बोली, क्या तुम वही हो? गंधर्व बस मुस्कुरा दिया, जिसे पाखी नहीं देख पाई। गंधर्व ने झुककर पाखी के होठों पे हल्का सा किस कर दिया और बोला, पहचानो मैं कौन हूँ? पाखी की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। गंधर्व ने उसकी गाल पे किस कर दिया और उठ खड़ा हुआ। पाखी ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर गंधर्व ने कहा, तुम शादीशुदा हो, मेरा तुम्हारे करीब आना ठीक नहीं। तुम्हारे पति को पता चला तो तुम्हारे रिश्ते में परेशानी आ सकती है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि उस रात जो हुआ वो गलत था, पर उसे भूल जाने में ही तुम्हारी और तुम्हारे रिश्ते में भलाई है। अपने पति को उस रात के बारे में कभी मत बताना। बस यही कहने आया था। पाखी की आँखों में ये सुनते ही नमी उतर आई। वो जैसे होश में आ गई। पाखी जल्दी से उठी और लाइट खोलने के लिए बटन के पास जाने लगी, पर इससे पहले वो लाइट जला पाती। गंधर्व मौका पाते ही वहाँ से चला गया। पाखी ने जब तक लाइट खोली तब तक वो वहाँ पर कोई नहीं था। पाखी की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। उसने खुद से कहा, क्यों तुम इतने करीब महसूस होते हो यहाँ पर नहीं होकर भी? मैं तुम्हें अपने पास कैसे महसूस कर रही हूँ? क्या रिश्ता है तेरा मुझसे? क्यों मुझे तेरा ये अनजाना सा एहसास अपना लगने लगा है? क्यों तो मेरे लिए अनजाना सा इश्क बन चुका है? ये सोचते हुए पाखी लाइट जलाकर ही आंखें बंद करके लेट गई। उसकी नींद गहरी हुई ही थी कि उससे पहले किसी ने उसे झंझोर कर उठाकर बिठा दिया। उसने अपनी नींद भरी आंखें खोलकर देखा तो सामने शोभित खड़ा था। शोभित को देखकर पाखी को गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है शोभित? शोभित ने गुस्से से कहा, मुझे अब अभी अहमदाबाद वापस लौटना है। पाखी आराम से बैठते हुए बोली, तो मैंने तुम्हें रोका नहीं है, तुम जा सकते हो। मेरा जब मन होगा मैं आ जाऊंगी। इतना बोल पाखी वहाँ से चली गई। शोभित उसे दांत पीसते हुए जाते हुए देखता रह गया। पाखी गुस्से से छत पर चली गई, पर छत पर जाकर उसको सुकून सा मिला। उसके चेहरे पे अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आंखें बंद की तो एक बार फिर उसे अपने कानों के पास किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ। पाखी ने झटके से अपनी आंखें खोली और पीछे की तरफ घूम गई, पर उसे पीछे कोई नहीं दिखा। पाखी ने खुद से कहा, क्यों मुझे तुम हमेशा अपने ही करीब महसूस होते हो? हर परेशानी में ऐसा लगता है तुम मेरे साथ हो। क्या रिश्ता है तुम्हारा? बस ये मेरी समझ से बाहर है, पर जो भी रिश्ता है बहुत ही खूबसूरत सा लगने लगा है। इतना बोल पाखी मुस्कुरा दी और आसमान में निकले चांद को निहारने लगी। इधर गाड़ी में बैठा गंधर्व भी लगातार चांद को निहार रहा था। दीपक जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसने कहा, तुम्हारी ये आस की किसी दिन हमें ले डूबेगी। गंधर्व ने चांद को देखते हुए ही कहा, पता नहीं क्यों मुझे उसके पास जाकर ऐसा लगता है जैसे वो अंदर से खाली है। उसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है। पर क्या? दीपक ने दांत पीसते हुए कहा, ओ मेरे कलयुग के मजनू, इस दुनिया में वापस आ जा। उसकी ज़िंदगी में कोई खालीपन नहीं है, बस अपनी ज़िंदगी का खालीपन उसके भी चारों तरफ महसूस कर रहा है। गंधर्व ने उसे घूर कर देखा और फिर सामने देखने लगा। गंधर्व ने बिना किसी भाव के कहा, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें छुट्टी की ज़रूरत है। दीपक ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए और मुंह बनाकर बोला, और मुझे लगता है तुझे इलाज की ज़रूरत है। इतना बोल उसने गाड़ी तेज़ी से दौड़ाना शुरू कर दी। लगभग 2 घंटे का सफ़र 1 घंटे में पूरा करने के बाद दीपक ने गाड़ी घर के सामने आकर रोक दी। गंधर्व हैरानी से दीपक को देखने लगा तो दीपक ने कहा, चाचू तुझको बहुत याद कर रहे थे, तो तू जाकर उनसे मिल ले। गंधर्व ने बिना किसी भाव के कहा, मैं जानता हूँ उन्हें मेरी याद किस लिए आ रही है, वरना तो वो अपनी बीवी की यादों में और अपने वायलन के साथ खुश हैं। दीपक ने तुरंत ही जवाब दिया, यही बात मैं तुझे भी समझाना चाहता हूँ। मत पड़ उस लड़की के चक्कर में, वो तेरे लिए नहीं है, वरना कुछ दिनों बाद तू भी चाचू की ही कंडीशन में आ जाएगा। गंधर्व ने दीपक को घूर कर देखा और बोली, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। दीपक ने गुस्से से कहा,
मान लिया वो लड़की ऐसी नहीं, पर तू क्यों आंखों देखी मक्खी निगलने को तैयार है। तू सब जानता है वो तेरी नहीं हो सकती, तो क्यों तू उसके पीछे पड़ा हुआ है। गंधर्व ने अपनी बात बड़ी करते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ इसके आगे वो कुछ बोल पाता। दीपक ने बीच में कहा, तुझे उसके लिए सब कुछ लगता है, पर तुझे अपने लिए क्या लगता है, ये कभी सोचा है तूने। गंधर्व ने दीपक की आंखों में देखा और बोला, दीपक, मैं उसके प्यार में पड़ चुका हूँ। उसका इश्क मेरे सिर पर चढ़ चुका है। उसके इश्क की खुमारी उतरने का नाम नहीं ले रही। मैं उसे नहीं भूल सकता। दीपक ने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है, फिर दूसरा विजय माथुर बनने के लिए तैयार हो जाओ। गंधर्व ने उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला, मैं जानता हूँ तू बहुत अच्छा दोस्त है, इसीलिए ऐसा कह रहा है, पर मेरी बात को भी समझने की कोशिश करो। अगर जिस दिन उसके पति को मेरे और उसकी रात के बारे में पता चल गया तो तुझे लगता है क्या उसका पति उसे अपना पाएगा। दीपक ने उसे घूर कर देखा और बोला, गंधर्व, अगर उसे बताना होता तो इतने दिनों तक बता देती। अगर बता भी दिया हो तो सब नॉर्मल है उनके बीच, तुझे आज दिखा नहीं और पता नहीं उसने अपनी रातें अपने पति के साथ ही गुजारी होंगी। गंधर्व ने कहा, मुझे नहीं लगा वो ठीक थी, और वैसे भी मेरा प्यार उसके जिस्म का मोहताज नहीं है। दीपक, उसे मैं दूर से खुश देखकर खुश हूँ। दीपक ने नाराज़गी से कहा, मत भूलो गंधर्व, तुम्हारा रिश्ता भी उसके साथ जिस्म से ही बना था। गंधर्व के पास उसके सवाल का जवाब नहीं था। दीपक ने उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला, देख, मैं तुझे मना नहीं करूँगा कि तू पाखी के बारे में मत जान, पर एक बात ध्यान रखना, इतनी दीवानगी अच्छी नहीं, क्योंकि जब दिल टूटता है तो बहुत दर्द होता है, और यकीन मान, किसी को तेरे दिल टूटने की आवाज़ भी नहीं आएगी। इतना बोल उसने गंधर्व के कंधे को हल्का सा दबा दिया तो गंधर्व गाड़ी से उतरने लगा। दीपक भी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगा। तभी गंधर्व ने उसको रुकने का इशारा किया तो दीपक ने विंडो नीचे कर दी। गंधर्व उसको देख मुस्कुराया और बोला, वादा करता हूँ दोस्त खुद को टूटने नहीं दूंगा। दीपक ने उसकी तरफ देखा और बोला, एक चोट तेरे दिल को तोड़ने के लिए काफ़ी है, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। इतना बोल दीपक गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से चला गया। गंधर्व ने आंखें बंद की, गहरी सांस लेने लगा। वो घर के अंदर आया तो उसके कानों में वायलिन की आवाज़ आने लगी। वो भी उस रूम की तरफ बढ़ गया। एक बड़ा सा कमरा जो अंधेरे में डूबा हुआ था, फिर भी उसकी सफ़ेद रंग की दीवारें रोशनी बनाने की कोशिश कर रही थी। उस कमरे की खिड़की से चांद की रोशनी को रोशन कर रही थी। वो उस तरफ बढ़ा चला गया जहाँ से वायलिन की आवाज़ आ रही थी। उसने विजय जी के कंधे पे हाथ रखा और बोला, छोटे पापा। विजय जी ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा, काफ़ी दिनों बाद आया है, क्या बात है। छोटे पापा की याद भी नहीं आती। गंधर्व उनके पास घुटनों के बल बैठ गया और बोला, आप आज भी उन्हें क्यों याद करते हैं, वो तो आपको धोखा देकर चली गई थी ना। विजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो धोखेबाज नहीं थी गंधर्व, उसे किसी और से बस प्यार हो गया था। वो अपने प्यार के साथ जीने चली गई। गलती उसकी नहीं, गलती मेरी है। मैं उसे कभी अपने प्यार का एहसास नहीं दिला पाया, और वही एहसास किसी और ने दिला दिया तो वो चली गई अपने प्यार के साथ। गंधर्व ने गहरी सांस ली और बोला, चलो अब डिनर कर लेते हैं। विजय जी ने एक नज़र गंधर्व को देखा और हंसते हुए बोला, रात के 11 बजे कोई डिनर करता है, और जहाँ तक मुझे तेरी शक्ल से लग रहा है कि तेरा पेट आज अच्छे से भरा हुआ है, जिसे तूने सुकून से खाना खाया हो। गंधर्व ने मुस्कुराकर विजय जी के पैरों पर अपना सिर रख दिया और बोला, आप कैसे सब कुछ पहचान जाते हैं। विजय जी उसके चेहरे को गौर से देखने लगे और बोली, क्या तुझे भी प्यार हो गया है। गंधर्व ने एक नज़र विजय जी को देखा और हाँ में सिर हिला दिया। विजय जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अगर ये प्यार एक तरफा है तो इस प्यार की कदर करना, और अगर दो तरफा है तो इसे खुद से दूर कभी मत होने देना, क्योंकि प्यार हर किसी को नहीं मिलता।
गंधर्व ने आँखें बंद करके कहा, वो किसी और से प्यार करती है। विजय जी एक पल को जम गए, फिर मुस्कुराकर बोले, एक तरफा प्यार की खुशी ही अलग होती है। गंधर्व ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, बस सब कहते हैं एक तरफा प्यार बहुत दर्द देता है। विजय जी ने मुस्कुराकर कहा, दर्द और प्यार दोनों ही सिर्फ महसूस किए जाते हैं। अगर तुम इसे दर्द की तरह महसूस करते हो तो इस दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पर अगर तुम इसे एक एहसास की तरह महसूस करोगे तो तुम्हें सिर्फ सुकून मिलेगा। एक तरफा प्यार हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए इस दिल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। गंधर्व के चेहरे पे कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया था। उसने विजय जी के हाथ पे किस करते हुए कहा, चलिए अब आप सो जाइए छोटे पापा, रात बहुत हो गई है, मैं अभी आपकी दवाई ले आता हूँ। विजय जी ने गंधर्व के हाथ पे हाथ रखा और बोले, मैं ठीक हूँ, दवाई भी खा लूँगा, तुम जाकर रेस्ट करो, तुम काफ़ी थके हुए लग रहे हो। गंधर्व ने नाम में सिर हिलाया और बोला, चलिए पहले आप दवाई खा लीजिए, फिर ही मैं जाऊँगा। इतना बोल उसने लाइट ऑन कर दी और बेड के पास रखी शीशी में से गोली निकाल कर विजय जी को दे दी। उन्होंने भी चुपचाप गोली खा ली और बिस्तर पर जाकर लेट गए। उनके लेटते ही गंधर्व भी अपने कमरे में चला गया। उसने खुद को अपने कमरे में बंद किया और पाखी के बारे में सोच मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में ही बने दूसरे सीक्रेट कमरे में चला गया। उसने वहाँ पर रखा वायलिन उठाया और बजाने लगा। उसकी आँखों के सामने आज पाखी के साथ बिताए हुए लम्हे याद आ रहे थे और उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर पाखी को ऐसे ही याद करने के बाद वो मुस्कुराते हुए अपने रूम में आकर लेट गया। थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई। अगली सुबह पाखी उठी और रेडी होकर अहमदाबाद जाने की तैयारियां करने लगी। शोभित पहले से ही सब तैयारी कर चुका था। उसने पाखी को तैयार होते हुए देखकर कहा, तो तुम भी चल रही हो? पाखी ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा, हाँ वो क्या है ना, मैं ठगों के हाथों अपनी कंपनी को छोड़ नहीं सकती। इतना बोल उसने गाड़ी अपना सामान नौकर को गाड़ी में रखने का इशारा कर दिया। उसके बाद उसने शिखा को देखा और धीरे से बोली, जो काम कहा गया है उसे कर, जल्द से जल्द अहमदाबाद पहुँचो, पर सबूत के साथ। शिखा ने हाँ में सिर हिलाया तो पाखी गाड़ी में जाकर बैठ गई। शोभित को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था। वो भी गुस्से से गाड़ी में जाकर बैठ गया और खुद से बोला, तुम एक बार वापस चलो, देखो तुमसे कैसी अपनी एक एक बेइज्जती का बदला लेता हूँ। पाखी पर शोभित के बैठने और ना बैठने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आंखें बंद करके ऐसे ही बैठी रही और शोभित उसे इतना शांत देख अंदर तक जल भुन गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी अहमदाबाद के लिए निकल गई। लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद दोनों मल्होत्रा हाउस में पहुंच चुके थे। पाखी लगातार शोभित को इग्नोर कर रही थी। उसने अपना सामान नौकरों के कमरे में ले जाने का इशारा कर दिया। उसने अपना सामान नौकरों को कमरे में ले जाने का इशारा कर दिया तो एक नौकर तुरंत ही पाखी का सामान उठाकर कमरे में ले जाने लगा। तभी शोभित ने एक नौकर को आवाज़ लगाकर अपना सामान दे दिया। पाखी ने एक नज़र शोभित को देखा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नौकर के कमरे में जाते ही शोभित भी उस कमरे में आ गया। उसने कमरा अंदर से बंद किया और पाखी को उसके बालों से पकड़ कर कहा, क्या करना चाहती हो तुम? ऐसे क्यों दिखा रही हो जैसे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है? पाखी ने उसे देखा और शैतानी मुस्कुराहट लिए हुए बोली, तुम्हें मेरे इग्नोर करने से फ़र्क क्यों पड़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं प्यार हो गया है मुझसे? इतना बोल उसने अपने बाल शोभित के हाथ से छुड़वाने चाहिए, पर शोभित एक बार फिर उस पर अपनी ट्रिक आजमाने की कोशिश करने लगा। उसने पाखी की गर्दन पर अपनी पकड़ बनाई और पाखी को बहुत तेज चिकोटी काट ली। पाखी दर्द से बिलबिला उठी, जिस वजह से उसकी सेंसिटिव स्किन पर नीले रंग का निशान पड़ गया। शोभित के चेहरे पे स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लो मेरे प्यार की निशानी तुम्हारे गले पे दिखाई देने लगी है। पाखी ने घूर कर शोभित को देखा और गुस्से से बोली, खुद को इतना भी नीचे मत गिराओ कि वक्त आने पर खुद को उठा भी ना सकूं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो तुम्हें मैं उठने का मौका भी ना दूं और तुम्हें मिट्टी में मिला दूं।
पाखी का गुस्सा देख शोभित हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, पाखी मल्होत्रा, तुम्हें मुझे झेलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि तुम्हारा दादा ही तुम्हारे लिए कुआं खोद कर चला गया है, जिसमें तुम्हें ना चाह कर भी कूदना पड़ेगा। पाखी ने हंसते हुए कहा, अगर मेरे दादू ने कुआं खोद भी दिया है तो अच्छे से जानते थे कि मैं उसमें पानी भर कर उस कुएं को बाहर निकालने लायक भी बना सकती हूँ। पानी भर कर उस कुएं से बाहर निकलने लायक भी बना सकती हूँ। तुम शायद एक बात भूल रहे हो, मैं वो हूँ जिसने अपने दादू के डूबते हुए बिजनेस को भी अपने बलबूते पर किनारे पे लाकर खड़ा कर दिया था। शोभित उसकी बात सुनकर हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम। पाखी मुस्कुराई और बोली, जल्दी ही तुम्हारी ये गलतफहमी भी तोड़ कर दिखाऊंगी। इतना बोल उसने अपने बालों को शोभित के हाथ से छुड़वाए और वहाँ से जाने लगी। शोभित ने उसे एक बार पीछे से पकड़ लिया और बोला, पाखी, मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। पाखी ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे उलझ रहे हो, तुम शायद भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। शोभित एक पल को डर गया, पर तुरंत ही उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम कानून की मदद से मुझसे दूर हो सकती हो तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें वो तकलीफ़ दूंगा ही नहीं जिसका तुम्हारे पास सबूत हो। पाखी के चेहरे पर शोभित की हंसी बनाने वाले भाव आ गए। उसने टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं पुलिस के भरोसे बैठी हुई हूँ? नहीं, मैंने तो कभी पुलिस के बारे में सोचा भी नहीं था और ना ही आगे सोचूंगी, क्योंकि जानती हूँ आजकल गुनहगार भी बहुत चालाक हो गए हैं और इस समय पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि कानून भी सबूत मांगता है और सबूत के नाम पर तुमने कुछ छोड़ा नहीं, क्योंकि तुम मुझे सिर्फ मेरे बेडरूम और कैबिन में ही टॉर्चर करती हो, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो वहाँ पर कोई कैमरा नहीं है। तो तुम चिंता मत करो, पुलिस अभी इस घर में तो आने से रही, अभी तो तुम्हारे लिए मैं ही काफ़ी हूँ। इतना बोल पाखी वहाँ से जाने लगी। शोभित को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने गुस्से से कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? पाखी ने उसे घूर कर देखा और बोली, शायद तुम ये सवाल का जवाब जानते हो। शोभित का पारा पाखी की बात सुनकर और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वो पाखी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने पाखी के हाथ पीछे की तरफ मोड़ दिए और उसने पाखी के हाथों को पीछे की तरफ मोड़ दिया और उसके करीब जाकर अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, पाखी, तुम मुझे उकसा रही हो। पाखी ने खुद को उससे दूर करते हुए कहा, तुम मुझसे खुद उलझ रहे हो, मैं तुम्हें उकसा नहीं रही हूँ। शोभित पाखी के शरीर को गंदी तरीके से छूने लगा, पर पाखी उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी। शोभित ने उसके शरीर को अपने हाथों से मसलते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हें मैं बस ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आदमी की छून कैसे औरत को पिघलने पे मजबूर कर सकती है। पर मैं तुम्हारी इस तड़प को हर बार बढ़ाऊँगा, पर तुम्हें पूरी तरीके से कभी अपना नहीं बनने दूँगा। तुम मेरा प्यार पाने के लिए तड़पेगी। पाखी के चेहरे पे ऐसी हंसी आ गई थी जैसे वो शोभित का मजाक बना रही हो। ये देखकर शोभित का गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया। पाखी ने हंसते हुए कहा, गलतफहमी में जी रहे हो तुम। तुम्हारे छूने से मैं अब तुम्हारी बाहों में पिघलना नहीं चाहती, बल्कि मुझे तुमसे सिर्फ घिन आती है कि तुम कैसे किसी और से प्यार का दावा करने के बावजूद मेरे करीब आ सकते हो। शोभित ने गुस्से से कहा, तुम मेरी पत्नी हो पाखी। पाखी शोभित की हंसी बनाते हुए बोली, हाँ जानती हूँ मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और वो अंजलि तुम्हारी सिर्फ रखेल। पाखी बस इतना ही बोल पाई थी कि शोभित ने उसका मुंह पकड़ लिया और बोला, मेरी अंजलि के बारे में इतना भद्दा शब्द निकालने की हिम्मत भी कैसे हुई? पाखी ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाई और बोली, तुम शायद भूल रहे हो, मुझे फिजिकली टॉर्चर नहीं कर सकते, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें जेल में पहुंचाने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी, और फिर तुम्हारा मेरी प्रॉपर्टी पे राज करने का सपना टूट जाएगा। पाखी का इतना ही कहना था कि शोभित 2 कदम पीछे हट गया। पाखी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। शोभित उसे हक्का बक्का सा जाता हुआ देखता रह गया। दिन निकलने लगे थे।
शोभित पाखी को परेशान करने की काफ़ी कोशिश करता था और पाखी अब उससे परेशान होने वाली नहीं थी। उसने अपने मन को मजबूत कर लिया था। वो बस एक सबूत का इंतज़ार कर रही थी जिससे वो शोभित से छुटकारा पा सके और उसकी मेहनत की कमाई भी उसके पास ही रहे। उसने अंजलि को पहले ही काम कर बहाने से शोभित से दूर कर दिया था। ऐसे ही कर 4-5 दिन निकल गए। पाखी ने खुद को काम में इस तरह डुबो दिया था कि उसने घर भी जाना कम कर दिया था। उसे आराम भी करना होता तो ऑफिस में ही बने रूम में जाकर रेस्ट कर लेती। उसने शोभित को भी प्रोजेक्ट के जरिए काम में बहुत उलझा दिया था। शोभित रोज़ पाखी को परेशान करने का मौका ढूंढता, पर जब उसे वो मौका नहीं मिलता तो वो और भी ज़्यादा बौखला गया था। अब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो सुबह ही सबके आने से पहले ही पाखी के कैबिन में आ ही गया। शोभित बौखला कर बोला, पाखी तुम ये सब करके साबित क्या करना चाहती हो? तुमने मेरी अंजलि को भी ब्रांच का काम दे दिया ताकि मैं उससे ना मिल सकूं और तुम उसे जानकर परेशान कर रही हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह खुद को ऑफिस बंद कर मुझसे बचा पाओगी? तुम कभी ना कभी तो घर आओगी ना, तब तुमसे अपनी अंजलि का बदला लूँगा। पाखी ने शोभित को देखा और मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, घर तो मेरा अपना है, मैं वहाँ पर क्यों नहीं जाऊँगी, पर वो क्या है ना, उसमें कुछ कीड़े मकोड़े आकर रहने लगे हैं, तो सोचा आराम से यहाँ पर रहकर खुद को उस कीड़े से दूर रखूँ। शोभित उसकी बात सुनकर बौखला गया था। वो पाखी के करीब आया और उसके बालों को पकड़कर बोला, भूलो मत, समाज की नज़रों में हम अभी भी पति पत्नी हैं। पाखी ने उसे तिरछी निगाहों से देखा और बोला, तुम भी मत भूलो कि मैं तुम पर निर्भर नहीं हूँ। मैं जो भी करती हूँ अपने बलबूते पे करती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो खुद की मेहनत की जगह दूसरों के पैसे पर अय्यासी करूँ। इतना बोल उसने शोभित को पीछे की तरफ धक्का दे दिया, जिस वजह से वो पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। पाखी वहाँ से जाने लगी, पर शोभित ने एक बार उसे कंधे से पकड़ा और बोला, तुम्हें इस बदतमीजी की सज़ा मिलकर ही रहेगी। पाखी ने शोभित को देखा और हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, तुम मुझे सज़ा देने वाले कौन होते हो? तुम तो अपने बलबूते पे अपनी गर्लफ्रेंड को खुश भी नहीं कर सकती। मेरे पैसों से अपनी गर्लफ्रेंड को और अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो, तो तुम मुझे सबक सिखाने वाले होते कौन हो? इतना बोल पाखी ने शोभित के हाथ को कसकर पकड़ लिया और अपने कंधे से हटा दिया। शोभित गुस्से से अपने दांत पीसने लगा। पाखी ने उसको घूरते हुए कहा, अगर तुम्हारा कोटा पूरा हो चुका हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। इतना बोलो अपने काम में लग गई। शोभित अपने गुस्से को पीता हुआ वहाँ से चला गया, क्योंकि अपने गुस्से में वो पाखी को उससे अलग होने के लिए कोई सबूत नहीं देना चाहते हैं। उसके जाते ही पाखी की आंखों में ना चाहते हुए 2 बूंद आंसू निकल आए, पर उसने तुरंत ही उसे साफ़ किया और शिखा को कॉल करके अपने कैबिन में बुला लिया। थोड़ी देर में शिखा जैसे ही उसके कैबिन में आई, पाखी ने उसे बिना देखे कहा, शिखा इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुमने मेरा बताया हुआ काम क्यों नहीं किया? शिखा ने गहरी सांस ली और बोली, मैंने सब पता कर लिया है। सर को जानकर एक ऐसी गोली दी गई थी जिससे उनका हार्ट बीट बढ़ गया था। वो हार्ट के पेशेंट थी, इसीलिए उनको दिल का दौरा पड़ गया। टाइम पर इलाज न मिलने पर उनकी डेथ हो गई। पाखी ने कुछ देर सोचते हुए कहा, और ये काम उनके केयरटेकर के अलावा कोई नहीं कर सकता। शिखा ने सिर नीचे कर हाँ में सिर हिला दिया। तो पाखी ने कहा, तो तुमने उसके बारे में कुछ क्यों नहीं पता लगवाया? शिखा ने कहा, मैम वो सबूत तो इकट्ठे हो गए, पर आपके मना करने पर अभी पुलिस को नहीं दिए हैं। आप उन्हें अभी इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हैं। शिखा की बात सुन पाखी कुर्सी से सिर टिका कर बैठ गई और बोली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है असली गुनाहगार वो नहीं है, वो खुद किसी के हाथ की कठपुतली था। एक मौका चाहिए उसे पकड़ने का, इसीलिए अभी उसे मज़े लेने दो। जिस दिन सब कुछ पता चल गया उस दिन किसी को नहीं छोड़ूंगी। शिखा ने गहरी सांस ली और बोली, मैम क्या आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? पाखी ने आंखें खोलकर शिखा को देखा और बोली, हाँ पूछ सकती हो, क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। बिना सच्चाई जाने तुम कैसे सब कुछ पता कर पाओगी? शिखा ने थोड़ा डरते हुए कहा, आपके और शोभित सर के बीच में तो प्यार था,
आप तो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, तभी तो आप दोनों ने शादी की थी। पर फिर आप अब इतनी बुरी तरीके से उनसे अलग होना क्यों चाहती हैं? उसकी बात सुनकर पाखी ने उसको खाली नज़रों से देखा और बोली, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें अच्छे से अच्छा इंसान भी धोखा खा जाता है, और मैंने भी वही धोखा खाया है। अभी नहीं, पर वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। इतना बोल पाखी के चेहरे पर नकली स्माइल आ गई। उसने शिखा को देखा और बोली, सही वक्त आने पर सब बता दूंगी, अभी तुम अपना काम करो। शिखा अपने काम करने चली गई और पाखी ने एक बार फिर खुद को काम में डुबो लिया। इधर गंधर्व ने भी पाखी के बारे में काफ़ी कुछ पता करवा लिया था। वो दीपक की दी हुई इन्फॉर्मेशन गंधर्व से शेयर कर रहा था। उसने दीपक से कहा, दीपक, मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ तो गड़बड़ है। दीपक ने कहा, हाँ, मुझे भी अब कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर फिर भी इतना छुपाने की ज़रूरत क्या है? चाहे तो वो एक्शन ले सकती है। गंधर्व ने फाइल को पढ़ते हुए कहा, पाखी 4 दिन से अपने घर नहीं गई है, और शोभित उसे क्यों कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और वो घर में जाती ही क्यों सब नौकरों को छुट्टी दे देता है। सुबह होने के बाद ही नौकर घर में आते हैं, जबकि नौकरों के अकॉर्डिंग पहले ऐसा नहीं था। दीपक ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या पता वो दोनों अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो नौकरों को घर से बाहर भेज देती हूँ। गंधर्व ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा और बोला, बिना पाखी के? दीपक अपना सिर खुजलाने लगा और बोला, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे और भी पता लगवाने की ज़रूरत है। गंधर्व ने कुछ देर सोचते हुए कहा, मैंने कहा था कि हमारा एक आदमी उसे घर में भेजो, उसका क्या हुआ? दीपक ने कहा, मैंने काम पर अपने लोगों को लगा दिया है। जैसे ही वहाँ पर जगह खाली होती है, हमारा आदमी तुरंत ही उस घर में चला जाएगा। गंधर्व ने हल्के गुस्से से कहा, तब तक हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें। जब वहाँ पर घर में कोई रहता ही नहीं, तो पाखी किस काम के लिए उन्हें अपॉइंट करेगी? दीपक ने नकली हंसी हंसते हुए कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गंधर्व ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम एक काम करो, किसी ज़रूरतमंद को पाखी के सामने भेजो, क्या पता पाखी का दिल पसीज जाए और वो उसे काम पर रख ले। दीपक ने जल्दी ही कहा, मुझे नहीं लगता वो इतनी नरम दिल होगी, पर फिर भी कोशिश करता हूँ। इतना बोल वो वहाँ से चला गया। तभी गंधर्व ने पाखी की तस्वीर को देखते हुए कहा, कुछ तो ऐसा है जो तुम हम सब से छिपाने की कोशिश कर रही हो, पर यकीन मानना मैं सब कुछ पता लगा कर ही रहूँगा। इतना बोल उसने कुछ सोचा और एक बार फिर दीपक को फ़ोन मिला दिया। उसने दीपक को तुरंत ही कैबिन में आने के लिए बोल दिया। दीपक ने गहरी सांस ली और उसकी कैबिन में आ गया। दीपक ने अंदर आकर कहा, अब क्या हुआ सर? गंधर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, वो जो अहमदाबाद वाला प्रोजेक्ट है, उसके लिए पाखी से मीटिंग का अरेंजमेंट करो। दीपक ने आंखें बंद की और बोला, प्लीज़ नोट अगेन गंधर्व। गंधर्व ने अपने बाल में उंगली चलाते हुए कहा, तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। दीपक ने अपना गुस्सा शांत करने के लिए 2-3 बार गहरी सांस ली और वहाँ से चला गया। उसने अपने कैबिन में आते ही पाखी की सेक्रेटरी को फ़ोन मिला दिया। दूसरी तरफ से कॉल उठते ही बोले, हेलो, मैं दीपक बोल रहा हूँ। शिखा, जिसका दिमाग काम में लगा हुआ था, उसने बिना कुछ सोचे कहा, किसके घर के दीपक बोल रहे हो? दीपक एकदम हक्का बक्का रह गया। उसने हैरानी से कहा, ये क्या बदतमीजी है? आप ऐसे ही अपने बॉस के कॉल को अटेंड करती हैं? शिखा ने फ़ोन को एक नज़र देखा और फिर अपना सिर पीटते हुए बोली, आई एम सॉरी जी, मैं काम में उलझी हुई थी, इसीलिए ध्यान नहीं दिया, इसीलिए ऐसा बोल गई। दीपक ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, मुझे मिसेस पाखी से मीटिंग फिक्स करनी थी। शिखा को ये सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने कहा, मैम से तो हर कोई मीटिंग करना चाहता है, तो क्या मैं सबका अपॉइंटमेंट मैम के नाम फिक्स कर दूँ? आप बताइए, आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको किस सिलसिले में मैम से मीटिंग करनी है? दीपक ने अपना गुस्सा कम करने के लिए गहरी सांस ली और ख़ुद को शांत करके बोला, मैं GS इंडस्ट्रीज़ से बोल रहा हूँ। इसके अलावा भी मुझे आपको कोई और जानकारी देनी पड़ेगी। शिखा GM इंडस्ट्रीज़ का नाम सुनते ही एकदम शांत हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी सर बोलिए। दीपक भी
अब अपने फॉर्मल अंदाज में आ चुका था। उसने कहा, जी हमारे बॉस आपकी मैम से एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मीटिंग करना चाहते हैं। आपने तो सुना ही होगा कि हर एक प्रोजेक्ट अहमदा में शुरू करना चाहते थे, तो बस वो कि हम एक प्रोजेक्ट अहमदाबाद में शुरू करना चाहते थे, तो बस वो प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को देना चाहते हैं। तो क्या अब हम उनसे मीटिंग फिक्स करें? हमें इस बारे में तो क्या अब आप हमें उनसे मीटिंग फिक्स कर हमें इस बारे में इन्फॉर्म कर देंगी? शिखा ने जल्दी से कहा, यस सर, आप बस कुछ देर वेट कीजिए, मैं थोड़ी देर में अपडेट देती हूँ आपको। दीपक ने ओके कहा और कॉल कट कर दिया। शिखा भी कॉल कट होते ही पाखी के कैबिन में चली गई और उसने पाखी को मीटिंग के सिलसिले में हुई सब बात बता दी। पाखी पहले तो शिखा की बात सुनकर कुछ हैरान हुई और फिर कुछ सोचते हुए बोली, जीएम इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुझसे मीटिंग क्यों करना चाहते हैं? उनके साथ पूरा अहमदाबाद काम करना चाहता है, तो फिर खुद से उन्होंने मीटिंग करने के लिए कहा। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम आपका बेस्ट है, आपके साथ कौन काम नहीं करना चाहिएगा। क्या मैं मीटिंग फ़िक्स कर दूं? पाखी ने कहा, कर दो फिक्स, और हाँ एक बात ध्यान रखना, मीटिंग ऑफिस में नहीं किसी 7 स्टार होटल में रखना। शिखा ने ओके कहा और कैबिन से बाहर चली गई। शिखा ने अपने कैबिन में जाते ही दीपक को कॉल कर दिया। उसने उधर के कॉल पिक करते ही कहा, हेलो सर, मैडम रेडी हैं मीटिंग के लिए, हम कल मीटिंग कर सकते हैं। दीपक ने कहा, वेन्यू और टाइम भी बता दीजिए या मैं डिसाइड करके आपको इन्फॉर्म कर दूं। शिखा ने कहा, सर वैसे तो शाम को 4 o'clock और होटल प्लाजा में प्राइवेट रूम बुक कर दूंगी, अगर आप ओके हैं तो कंफर्म कर देती हूँ, वरना आप भी टाइम और वेन्यू बता दीजिए, मैं बुकड कर दूंगी। दीपक ने कहा, आपने फिक्स कर दिया है तो सही ही होगा, फिर कल मिलते हैं मीटिंग के लिए। शिखा और दीपक ने ओके कहा और कॉल कट कर दिया। दीपक तुरंत ही गंधर्व के पास चला गया। उसने कैबिन में आते हुए कहा, कल की मीटिंग फिक्स कर दी है, तुम कल अपनी पाखी से पहली बार फेस टू फेस मिलोगी, छुप छुप कर नहीं। गंधर्व बस मुस्कुरा दिया। तभी दीपक ने कहा, आज पहली बार हुआ है कि हमारी कंपनी ने किसी को सामने से कॉल नहीं किया हो। लोग खुद सामने से हमारे साथ काम करने के लिए तरसते हैं, पर यहाँ पर आपके इश्क ने तो उल्टी गंगा बहा दी। गंधर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी हो, कम से कम इस बहाने में उसके आसपास तो रहूँगा, क्या पता ऐसे ही हमारी दोस्ती हो जाए और वो भी अपने मन की कोई बात मुझसे कह दे। दीपक ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, मुझे लगता है तू पागल हो गया है, तुझे एक डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है। गंधर्व ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, उसके लिए मेरी पाखी से एक मुलाकात ही काफ़ी है, मैं उन्हें समझना चाहता हूँ। दीपक का मन अपने बाल खींचने का हो रहा था। उसने खुद का गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, ओ कलयुग के मजनू, कैसे बताऊँ, वो शादीशुदा है, तेरा कोई चांस नहीं है। गंधर्व दीपक की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, मैं उसे दूर से खुश देख कर खुश हूँ, बस उसके करीब रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। दीपक ने अपना सिर पीट लिया और वहाँ से चला गया। गंधर्व ने उसके जाते ही खुद से कहा, मैं क्या करूँ अगर मेरी ये नज़रें उसे देखने के लिए बेचैन रहती हैं? क्या करूँ इस दिल का जो हर पल उससे और भी ज़्यादा मोहब्बत करने के लिए मजबूर कर रहा है। शाम होने तक पाखी ने काम किया और अपना सामान पैक करने लगी। उसने सामान रखते हुए कहा, शोभित को उस घर से निकलने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना कब तक खुद को अपने घर से दूर रख पाऊँगी। पाखी ये सोचते हुए अपना सामान पैक कर रही थी, तभी शोभित उसके कैबिन में आ गया और उसने जानबूझकर गेट को खुला रहने दिया। उसने पास आकर पाखी को गले से लगाया और बोला, डार्लिंग घर चलो ना, तुमने खुद को इतना काम में डुबो लिया है कि मुझे तुम्हारे बिना अब नींद भी नहीं आती। काम तो होता रहेगा, हमारा प्यार इन सब से ज़्यादा ज़रूरी है। पाखी कुछ कहने ही वाली थी, पर ऑफिस का गेट खुला देख वो बस मुस्कुरा कर रह गई। उसने मुस्कुराते हुए शोभित को खुद से दूर किया और बोली, क्या कहते हो डार्लिंग, आप तो ऑफिस में ही शुरू हो गए और देखिए डोर भी ओपन है। बेशक हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सबके सामने ही शुरू हो जाएं। चलिए घर चल कर बात करते हैं।
इस बारे में पाखी और शोभित की बात सुनकर ऑफिस स्टाफ आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। बाजी उल्टी पड़ते देख शोभित ने उसे घूर कर देखा, पर पाखी सिर्फ मुस्कुरा दी। उसने शोभित को साइड से चिकोटी काटी और चलने का इशारा कर दिया। शोभित भी मन मार कर उसके साथ चलने लगा। एक दूसरे को ज़बरदस्ती स्माइल करते हुए दोनों ऑफिस से बाहर चले गए। गाड़ी में बैठते ही पाखी झटके से दूर हो गई और बोली, इस ड्रामे का क्या मतलब निकालूं? शोभित ने हंसते हुए कहा, वो क्या है ना, काफ़ी दिनों से तुम्हें परेशान करने का मन था, इसीलिए सोचा तुम्हें मैं घर ले जाऊं। पाखी ने उसकी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और आंखें बंद करके बैठ गई। उसकी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर शोभित का मुंह बन गया। वो भी गुस्से से अपना फ़ोन निकाल कर फ़ोन चलाने लगा। थोड़ी देर बाद मल्होत्रा हाउस आ गया तो पाखी बिना उसकी तरफ देखे गाड़ी से उतर गई। वो अंदर जाने ही वाली थी कि तभी गेट के पास खड़ी एक औरत आकर पाखी के कदमों में बैठकर सिसकने लगी। पाखी 2 कदम पीछे हो गई और उस औरत को रोते हुए देखने लगी। उसने पाखी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे कोई भी काम दे दो बेटा, मैं मन लगा कर करूँगी, मैं तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पाखी ने पहले उस बूढ़ी औरत को देखा, फिर उसे खड़ा करते हुए कहा, आंटी जी मैं आपको रुपए दे सकती हूँ पर काम नहीं दे सकती क्योंकि अभी जगह खाली नहीं है। उस औरत ने पाखी के सामने हाथ जोड़ लिए और बोली, पैसे का क्या है, आप आज दे देंगी, 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, पर उसके बाद क्या? मुझे अपने नातियों को पालना है जिसके माँ बाप उन्हें हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए हैं। मैडम मैं कोई भी काम कर दूँगी पर मेहनत का ही खाऊंगी और खिलाऊंगी। मेरे बच्चे हमेशा से ही कहते थे कि मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, एक बार आप के लिए खाना बना दूँ, अगर पसंद आ जाए तो मुझे रख लेना, वरना मैं कहीं और काम ढूंढने की कोशिश करूँगी। शोभित बीच में आते हुए बोला, कौन हो, चलो निकलो यहाँ से, अगर हम भिखारी को घर में रखने लगे तो हम कहाँ जाएंगे? सिक्योरिटी इन्हें बाहर निकालो यहाँ से, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, तुम्हें रखा क्यों है? कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, तुम्हें रखा क्यों है? सिक्योरिटी जल्दी से आगे आई और उस औरत को वहाँ से निकालने लगी, पर पाखी उन्हें रोकने का इशारा किया और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की? वो कम से कम मेहनत करके तो अपना और अपनों का पेट पालना चाहती हैं, तुम्हारी तरह नहीं शॉर्टकट अपना हर किसी की मेहनत को छीनना नहीं जानती। शोभित आंखें फाड़ कर पाखी को देखने लगा। पाखी ने उस औरत की तरफ देखकर कहा, आप आइए अंदर, आपको किचन दिखा देती हूँ, आज आपके हाथ का ही खाना खाऊंगी। शोभित खा जाने वाली नज़रों से पाखी को देखने लगा, पर पाखी ने उसे इग्नोर किया और अंदर जाने लगी। उस औरत ने झुककर पाखी के पैर छूने चाहे, पर पाखी ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप बस काम कीजिए और अपनों की ज़रूरत का पूरा कीजिए, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। शोभित ने गुस्से से कहा, ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो तुम किसी भी राह चलते को घर में रख लोगी। पाखी ने घूर कर उसे देखा और बोली, ये धर्मशाला है या घर जो भी है मेरी मेहनत की कमाई का है, चाहे मैं किसी को भी रखूं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम भी तो रह रहे हो ना। वो औरत हैरानी से पाखी को देखने लगी। तभी पाखी ने कहा, चलिए आप अंदर चलिए। औरत ने तुरंत ही अपने चेहरे की हैरानी छुपा ली और पाखी के साथ अंदर चली गई। घर में आते ही शोभित ने हमेशा की तरह सब नौकरों की छुट्टी देनी चाहिए, पर पाखी ने उसे रोकते हुए कहा, शोभित ये मेरा घर है, यहाँ से कब किसको छुट्टी देनी है ये मैं डिसाइड करूँगी। मैं अगर ये सब यहाँ से चले गए तो खाना कौन बनाएगा और साफ़ सफाई कौन करेगा? शोभित ये काम करने के रुपए लेते हैं, इन्हें फ्री में किसी के पैसे उड़ाना पसंद नहीं है। नौकर जो कुछ नहीं जानते थे वो पाखी के इस बर्ताव को देखकर कुछ हैरान थे। वहीं शोभित का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था, पर वो नौकर के सामने कुछ नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपना गुस्सा पी कर रह गया। पाखी ने एक सर्वेंट को देखा और बोली, जाओ इनको किचन के बारे में सब बता दो, आज ये खाना बनाएंगी। सर्वेंट ने हाँ में सिर हिलाया और
औरत के साथ वहाँ से चला गया। पाखी भी अपने रूम की तरफ जाने लगी। शोभित उसे अभी भी गुस्से से ही देख रहा था। शोभित भी पाखी के पीछे जाने लगा। उसने उसके पीछे चलते हुए कहा, पाखी तुम शायद भूल रही हो, तुम लोगों के सामने हमारे रिश्ते की सच्चाई ला रही हो। ऐसे कर तुम अपना सब कुछ खो सकती हो। पाखी ने कमरे के गेट पे खड़े होकर शोभित को देखा और बोली, क्यों डर लग रहा है? मेरे ऐसे बोलने से तुम अपनी अच्छाई का चोला ज़्यादा दिन तक पहन कर नहीं रख पाओगी। शोभित उसके पास आया और उसके बालों को पकड़कर बोला, पाखी अपनी ज़बान को लगाम दो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से तुम अपना सब कुछ खो दो। पाखी के चेहरे पे स्माइल आ गई और अपने बालों को छुड़ा कर बोली, मेरी मेहनत की कमाई है, अगर मैं खो भी दूँ तो मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं सब कुछ दोबारा पा सकती हूँ। इतना बोल उसने शोभित को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। शोभित फिर भी उस कमरे में जाना चाहता था, पर पाखी ने उसके कमरे में आने से पहले ही शोभित के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। शोभित ने एक नज़र नीचे की तरफ देखा तो सब नौकर ऊपर मुँह किए उन्हें ही देख रहे थे। वो दांत पीसता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। वो औरत भी ये सब देख सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। वो जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई। उसने अपने कमर से एक फ़ोन निकाला और जल्दी से एक नंबर पर कॉल मिला दिया। दूसरी तरफ से फ़ोन उठते ही उसने दीपक को पूरी अपडेट दे दी। उस औरत की बात सुन दीपक और भी ज़्यादा हैरान हो गया। उसने कॉल कट कर कहा, आखिर ये हो क्या रहा है? पब्लिक के सामने बेस्ट कपल दिखाने वाले दोनों लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे गंधर्व की फीलिंग बिल्कुल सही है। मुझे सब कुछ जल्दी से जल्दी पता करना होगा। इतना बोल उसने अपना फ़ोन निकाला और एक मैसेज लिखने लगा। उसने लिखा, मुझे सब कुछ अच्छे से पता करके बताओ, हर एक डिटेल बताओ। दूसरी तरफ से ओके का मैसेज आया तो दीपक ने खुद से कहा, अभी मैं गंधर्व को इस बारे में कुछ नहीं बताने वाला। पहले मैं सब कुछ पता कर लूँ, फिर ही उसे बताऊँगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी उसे और भी ज़्यादा परेशान कर देगी और मैं नहीं चाहता कि उसे कोई झूठी उम्मीद मिले। ये सोचता हुआ दीपक आंखें बंद करके बैठ गया और गंधर्व के बारे में सोचने लगा। उस औरत ने खाना बनाया और पाखी का नीचे आने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद चेंज कर पाखी नीचे आई तो उन्होंने उसे खाना सर्व कर दिया। पाखी मुस्कुराते हुए डाइनिंग चेयर खींचकर बैठ गई और बोली, आपका नाम क्या है आंटी? आंटी ने अपने माथे का पसीना अपनी साड़ी के पल्लू से साफ करते हुए कहा, बेटा हमारी अम्मा तो हमें ओम होती कहती थी, तुम हमें कुछ भी कह लो। पाखी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, मैं आज से आपको ताई कहूँगी। बस एक काम करना, आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स मेरे पास जमा कर देना और हाँ, अपने बच्चों के लिए खाना ले जाना। उमावती ने हाँ में सिर हिला दिया और पाखी के खाने का इंतज़ार करने लगी। पाखी ने जैसे ही पहला निवाला तोड़कर मुंह में रखा, उसके चेहरे पे मुस्कान तैर गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, सच में जिसने भी आपसे कहा है उसने सही ही कहा है, आप सच में काफ़ी अच्छा खाना बनाती हैं। उमावती मन ही मन मुस्कुराई और खुद से बोली, ऐसे ही अहमदाबाद भी मुझे टॉप शेफ रूबी के नाम से नहीं जाना जाता है। अब तो बस गंधर्व बॉस के कहने पर मुझे ये सब करना पड़ रहा है, वरना अहमदाबाद के लोग मेरे हाथ का खाना खाने के लिए तरसते हैं। पर कुछ भी कहो, कुछ तो खास होगा इन दोनों के रिश्ते में, वरना सर इस कदर मैडम के लिए दीवाने नहीं होते। ये सोचते हुए उमावती के एक्सप्रेशन बदल गए। पाखी ने उसके बदलते एक्सप्रेशन को देखकर कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? उमावती ने जल्दी से मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं मैडम, बस ऐसे ही भगवान को धन्यवाद दे रही थी। आपके पति खाना नहीं खाएंगे? तभी शोभित ने आते हुए कहा, तुम्हें मेरी बड़ी फिक्र है, जबकि ये फिक्र मेरी बीबी को करनी चाहिए थी। पाखी ने उसको और उसकी बातों दोनों को इग्नोर किया। उमावती भी शोभित के लिए खाना लगाने लगी। शोभित पाखी के पास बैठा और ज़बरदस्ती उसके हाथ को पकड़कर बोला, ये तो गलत बात है, तुमने मेरा इंतज़ार भी नहीं किया। हम लोग हमेशा साथ ही खाना खाते हैं ना जान। पाखी ने अपना हाथ छुड़ाया और बोली, कैसी बात कर रहे हो? मैं तो खुद 4 दिन बाद ऑफिस से घर आई हूँ, तो फिर हमने साथ में खाना कैसे खा लिया? उसकी बात सुन उमावती को हंसी आने लगी, पर फिर भी उसने अपना मुंह नीचे कर
अपनी हंसी दबा ली। शोभित अपने दांत पीसते हुए रह गया। उसने मन ही मन कहा, कब तक तुम मुझसे बच लोगी? कभी न कभी मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूँगा। इतना सोच उसने एक नज़र पाखी को देखा और सिर नीचे करके खाने लगा। खाना खाने के बाद पाखी ने ओमावती को देखा और बोली, आप सब भी खाना खा लीजिए। ओमावती ने हाँ में सिर हिलाया और किचन की तरफ बढ़ गई। शोभित ने भी जल्दी से खाना खाया और पाखी के कमरे की तरफ जाने लगा, पर पाखी ने उसके आने से पहले ही कमरा अंदर से लॉक कर लिया। शोभित ने गेट नॉक करते हुए कहा, पाखी ओपन द डोर। पाखी ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही गेट खोला। शोभित ने दोबारा गेट नॉक करते हुए कहा, पाखी देखो, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इग्नोर करना शुरू कर दो। नीचे नौकर जो खाना खा रहे थे वो ऊपर की तरफ देखने लगे। शोभित ने जब नौकरों को ऊपर देखते हुए देखा तो उसने गुस्से से कहा, अपने काम से मतलब रखो, तुम लोग खाना खाओ और अपने कमरे में जाकर आराम करो। इतना बोल उसने गुस्से से पाखी के कमरे पे लात मारी और दूसरे रूम में चला गया। पाखी जो शांति से अपने कमरे में बालकनी में खड़ी हुई चांद को देख रही थी, वो शोभित के गुस्से को महसूस कर पा रही थी। उसने चांद को देखकर बिना किसी भाव के कहा, नहीं, अब फिर मैं तुम्हें मुझे कमज़ोर करने का एक मौका और नहीं दूंगी। मैं अगर कमज़ोर पड़ गई तो तुम मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाओगे और मैं ऐसा मौका किसी को नहीं देना चाहती और ना ही दूंगी। इतना बोल उसने किसी को फ़ोन मिला दिया। उसने दूसरी तरफ से कहा, जैसा मैंने कहा है तुमने वैसा ही किया है ना? दूसरी तरफ से एक लड़की की मुस्कुराती हुई आवाज़ आई, मैडम अगर आप मुझसे कुछ कहें और वो काम मैं ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? अंजलि को मैंने 18 घंटों से काम में उलझा रखा है और आगे भी उलझाने वाली हूँ। पाखी ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेट वर्क वर्षा। मेंटल टॉर्चर किसे कहते हैं, इस अंजलि को अच्छे से समझा देना, बाकी इसका आशिक अपने आप समझ जाएगा। कल से उसके लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा है। पाखी की बात सुनकर वर्षा मुस्कुरा दी और कुछ फाइल उठाकर अंजलि के कैबिन की तरफ बढ़ गई। अंजलि जो पाखी के कहने पर अहमदाबाद की ब्रांच से निकल सूरत की ब्रांच पर आ गई थी, पर यहाँ की मैनेजर ने उसकी नींद, खाना पीना सब हराम कर रखा था। वो उसे 18 घंटे से काम करवाए जा रही थी। कैसे भी कर उसने सामने रखी फाइल्स को पूरा किया। वो 1 मिनट का ब्रेक ले पाती उससे पहले ही वर्षा उसके सामने एक बार फिर फाइल्स का ढेर लेकर आ गई। वर्षा ने फाइल्स को अंजलि के सामने रखते हुए कहा, सो सॉरी मैम, आप थकी तो नहीं है ना? वो क्या है ना, 2 साल से कोई सर्वे मैनेजर यहाँ पर आया नहीं था, तो 2 साल का काम पेंडिंग है। अब आप 4 दिन की विजिट पर आई हैं तो आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। मैं चाह कर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अंजलि ने फाइल को देखकर गहरी सांस ली, फिर बिना कुछ बोले काम करने लगी। वर्षा उसकी हालत देख मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने कैबिन में आराम करने चली गई। अंजलि ने वर्षा के जाते ही अपनी लाल आंखें बंद की और बोली, मैं जानती हूँ आपने मेरा प्रोफेशन भी किया, पर एक सज़ा के तौर पर मैं जानती हूँ आपने मेरा प्रमोशन भी किया, पर एक सज़ा के तौर पर अगर मैं आपकी ये ऑफ़र नहीं मानती तो आप मुझे डिमोट कर देती और एक डिमोटिंग प्रोफाइल के साथ मुझे कहीं काम नहीं मिलता। मैं कभी इस प्लान में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, पर शोभित की जिद पर ये सब करना पड़ा, क्योंकि पाखी को तो मैं सालों से जानती हूँ, उसे हराना आसान नहीं। अंजलि ये सब सोच ही रही थी कि उसका फ़ोन रिंग करने लगा। अंजलि ने अपने फ़ोन की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर उसने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठते ही दूसरी तरफ से प्यार भरी आवाज़ आई, हेलो जान, कैसी हो? अंजलि जो पहले से ही परेशान थी, वो परेशानी से ही बोली, अभी तो ज़िंदा हूँ, तुम बताओ कैसे हो? वैसे जानती हूँ अपनी बीवी के पैसे पर आराम से ही रह रहे होगी, पर प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। शोभित जो आराम से लेटा था वो उठकर बैठ गया और बोला, जान तुम बड़ी परेशान लग रही हो। पाखी ने कुछ किया तो नहीं ना तुम्हारे साथ? तुम 4 दिन तक सूरत में हो ना? मैं 1-2 दिन में तुम्हारे पास आता हूँ। अंजलि ने फाइल्स की ढेर को देखते हुए कहा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे बहुत काम है और मेरे ख्याल से तुम्हें भी अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। मेरी एक बात मान लो, पाखी पर से नज़र हटा लो शोभित, वरना बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें उससे पंगा लेना।
शोभित ने अंजलि की बात सुनी तो गुस्से से बोला, तुम शायद भूल रही हो, मैं तुम्हारी बेइज्जती का बदला उससे ले रहा हूँ। अंजलि ने दांत पीसते हुए कहा, तुम उससे मेरी बेइज्जती का बदला नहीं ले रहे हो, बल्कि खुद अमीरी की ज़िंदगी जीने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हो, इसीलिए तुमने ये सब किया। प्लीज़ मुझे इन सब में घसीटना बंद करो। शोभित कुछ कहता उससे पहले ही अंजलि ने फ़ोन काट दिया। शोभित गुस्से से फ़ोन को घूरने लगा और बोला, अंजलि तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मेरे खिलाफ़ जाने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो। इतना कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे साथ चैन की ज़िंदगी जी सकूं, और तुम हो कि मुझ पर उल्टा ही भड़क रही हो। पर मैं जानता हूँ अगर मैं तुम्हारे पास पहुँच गया तो तुम सब कुछ भूल गए मेरी बाहों में आ जाओगी। पर उससे पहले मैं पाखी को तुम्हारे साथ गलत किए की सज़ा देकर ही रहूँगा।